ओके माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको देख के ग्राफ पर नजर आ ही गया होगा कि अभी हम लोग लाइन और एंगल्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, लाइन एंड एंगल्स पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने पार्ट 1 में जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वहां से आपको ओपन करके देख सकते हो। बहरहाल, तो मैंने आपको पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था उसका एक छोटा सा मैं व्यू देता हूं, प्लस इसमें कुछ चीजें आपको नहीं भी आ जाएंगी जिससे कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आपके हेडिंग से ही पता चल रहा है कि लाइन और एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एंगल्स को देख लेते हैं, फिर हम लाइन की बात करेंगे। ओके, तो देखो, एंगल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि आपके कोर्स के बेसिस पे जो एंगल्स हैं वो स्टूडेंट आपको कुछ इस प्रकार से एक्यूट, एब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर एक्यूट एंगल्स की बात करें स्टूडेंट, तो एक्यूट एंगल्स पहले तो ये जान लो, अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए फेथफुल होगा वीडियो, तो एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण कहा जाएगा। ओके, तो न्यून कोण किसे कहेंगे, उसे एक रिमार्क, हालांकि मैंने नीचे डिफाइन भी किया है, अगर एक शब्द में अगर कहा जाए तो न्यून कोण वैसे कोण को कहेंगे, या फिर एक्यूट एंगल वैसे एंगल को कहेंगे जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ये देखो, ये जो आपको एरो मार्क स्टूडेंट दिया गया है, एरो मार्क नीचे की तरफ दिया, मतलब ये दर्शा रहा है कि जो 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, सेकेंड, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अधिक कोण का सेंस ये है कि जो इसमें एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री से ऊपर के बनते हैं, यानी 90 डिग्री के अपर। ये देखो, ये एरो मार्क जो स्टूडेंट, ये एरो मार्क क्या दर्शा रहा है? ये एरो मार्क ये दर्शा रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स को कहते हैं, एक एक रिमार्क के ऊपर में देखा जाए तो। उसी तरह से राइट एंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल दैट इज द समकोण। सो इफ अ गाय इज 90 डिग्री, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपको राइट एंगल कहलाएगा। तो राइट एंगल दैट तो आप समझ ही सकते हो कि जो बिल्कुल ही स्ट्रेट होता है। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं स्ट्रेट यानी कि रिजु कोण के बारे में। तो स्ट्रेट एंगल यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो स्ट्रेट एंगल्स कहलाते हैं। अप्रोक्सीमेट 180 डिग्री, बल्कि एग्जैक्टली 180 डिग्री कहा जा सकता है। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वही स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण कहलाता है। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में स्टूडेंट्स वृहत कोण कहते हैं। अब ये जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रेट एंगल का। जिस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल अपोजिट था एक्यूट एंगल का, उसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल अपोजिट होगा स्ट्रेट एंगल का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल आपको पढ़ना था जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, और रिफ्लेक्स एंगल होगा आपको 180 डिग्री से ऊपर। तो सोचने की बात है कि अगर कोई ऐसा एंगल जो कि पूरे स्ट्रेट लाइन पे बनना है, अगर इससे ज्यादा अगर एंगल को अगर बढ़ाया जाएगा, अब तो इस स्ट्रेट लाइन पर तो कहीं तो आएगा नहीं। इस वजह से इसे हम कुछ इस रूप से डिनोट करते हैं, यानी कि नीचे की ओर ये आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे आपको रिमार्क भी दिया गया है ऊपर की ओर तीर का मार्क, यानी 180 से जो ऊपर के जो एंगल्स बनते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट एंड एक्सटर्नल पॉइंट के रूप में इसको जान लो, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट, अब एक एक करके इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर डिफिनीशन जो ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर में अगर आ जाता है, जो कि बेसिक क्लासेस हैं, तो वहां आपको ये चीज फेथफुल साबित होगा। एक्यूट एंगल, जैसा कि आपको मैंने बताया था एक्यूट एंगल के बारे में, कि जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होगा ऑफ कोर्स। तो इसको कुछ ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एन एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. An angle whose यानी वैसा एंगल जो मेजर होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री से बड़ा, बट लेस देन यानी कम होता है 90 डिग्री से। तो ऐसे सारे एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहोगे? बोलो, न्यून कोण। वेरी सिंपल। ओके,
यहां आपको पढ़ाया गया। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलोगे? वेरी गुड। एन एंगल whose measure is a greater than 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, ग्रेटर का मतलब बड़ा, बट लेस देन लेकिन कम होता है 180 डिग्री, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट राइट एंगल, वेरी सिंपल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है। कुछ इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो फिगर में। ए स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपको स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is a greater than 180 डिग्री but less than 30 डिग्री is called an reflex angle। एन एंगल whose यानी वैसा एंगल जो मेजर होता है जिसकी माप इज ग्रेटर देन 180 से ग्रेटर होता है बट लेस देन 360, यानी 360 का मतलब ये वाला एंगल जो आपका था स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था, कंप्लीट एंगल से, यानी कंप्लीट एंगल से छोटा और रिफ्लेक्स एंगल से बड़ा, ऐसा कहा जा सकता है। इस चीज के बारे में रिफ्लेक्स एंगल, हालांकि रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है, यानी रिफ्लेक्स एंगल 180, एन एंगल whose measure is a greater, 180 से क्या होगा बताओ? ग्रेटर होगा, और लेस किससे होगा? 360 से, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। इसका फिगर हमेशा नीचे की ओर एंगल आता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ रिफ्लेक्टेड एंगल्स की। ओके, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके, सो सॉरी स्टूडेंट्स, सम डिस्टर्बेंस। तो रिफ्लेक्टेड एंगल की ओर बढ़ते हो, रिफ्लेक्टेड नॉट रिलेटेड एंगल्स। ओके, देखो रिलेटेड एंगल यहाँ पे लिखने का क्या सेंस, आप सोच रहे हो स्टूडेंट कि यार ये रिलेटेड एंगल तो मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं। एक्चुअली मामला ये है कि जितना आपने अभी भी पढ़ा है, ये सारे जो एंगल्स हैं, इस एंगल्स के बेसिस पे जब इनको हम एक साथ मिला दें, यानी हम इसके थ्रू कुछ एंगल्स को अगर फाइंड करें तो हमें सीधी सी बात है इसके रिलेट में कुछ ना कुछ एंगल्स आएगा। तो इस एस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने एक नया हेडिंग निकाला, रिलेटेड एंगल। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि रिलेटेड एंगल में कौन आएगा? आपको आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही होता है पूरक कोण, यानी किसी एक कोण को दूसरे कोण के साथ मिला देने से जो एंगल्स तैयार हो जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसा कि फिगर में स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो, ये अगर आपको 30 डिग्री का अगर कोई एंगल्स है, तो अब सोचो कि आपको दूसरा दिया जा रहा है 60 डिग्री का एंगल, और ये आपको एग्जाम में कहा जाएगा कि बेटा आप 30 और 60 इस दोनों को मिलाकर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करो। वेरी सिंपल, आप दिमाग में इस बात को कंसल्ट कर लें, बैठा लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो भी आपको जितने नंबर का एंगल्स दिया जाए उसको आप जोड़ दोगे कुछ इस प्रकार से, जैसे 30 + 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इस का ट्वीट्स भी करता है, एक फिगर में तो आपको लिख देगा 50, 40, 60, 20 जो भी लिखे, और दूसरा फिगर में आपको सिर्फ ऐसे बना के या फिर एक्स के ऊपर रिमार्क करके छोड़ देगा कि ये क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप फिर ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, बोलो, 90 डिग्री। इसका मतलब 50, और हमें जब कुछ मालूम करना होता है मैथमेटिक्स में और हमें वो पता नहीं होता, उसको हम x मान लेते हैं, तो 50 + x हमें लाना कितना है? 90 इज इक्वल टू 90। वेरी गुड। अब x को हम इधर ले लिए, तो x इज इक्वल टू के बाद कितना? 90 है। अब 90 के बाद तो कुछ बचा नहीं, हमारा बचा क्या इधर? 50 इधर प्लस में और इज इक्वल टू के उधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो 90 - 50 जब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है 50 और ये जो था x का मान फाइंड करना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट कि 50 + 40 इज इक्वल टू 90। दैट इज अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ट्रू। ओके, अब स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, देखो जिस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जस्ट उसी प्रकार से 180 डिग्री। बस फर्क ये है कि वो था 90 डिग्री और ये 180। हालांकि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं कि 180 या 90,
एक्चुअल में ये एंगल्स को मिलाकर इतना हो जाए, ये बात की जा रही है। जैसे आपको ऐसे दे देगा 80 प्लस 100 डिग्री, और आपको कहेगा कि इस दोनों को कवर करके आपको सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करना है। वेरी सिंपल, इसको आप ऐड कर दोगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक एंगल तो आपको दे दिया रहेगा लेकिन दूसरा एंगल आपको एक्स में रहेगा, तो क्या करोगे, बस पहले वाली कहानी, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ओके, यानी हमें कितना इसमें चाहिए था x का मान 120, यानी कि 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रकार के एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल स्टूडेंट ये आसन्न कोण, इसको हिंदी में आप कह सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए आपको तीन इसमें टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। कॉमन वर्टेक्स, ओके, उसी तरह से कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, यानी सामान्य शीर्ष और सामान्य भुजा, एंड जो विभिन्नता वाले जो भुजा है वो आपको, ये तीन चीज आपको जानना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस चीज को बताने के लिए या समझने के लिए हम एक फिगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखो ये आपको फिगर दिया गया है AOC, ओके। अब बीच से आपको ये एक और लंब ले लिया गया, ठीक है, विकर्ण। अब सोचो कि ये जो आपको लिया गया ये OB आपको लग नहीं रहा कि एंगल AOC को दो भाग में बांट दिया, ऑफ कोर्स बांट दिया। तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल्स मिल जाते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल BOC, ओके। अब हम इसके थ्रू आपको बताना ये चाहेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या है और एडजेसेंट एंगल का कॉमन वर्टेक्स जो होता है वो कैसे ट्रू है। उसी तरह से कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म एंड आइदर साइड। देखो वर्टेक्स का, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ऐसा कोण, ऐसा कोणा, ऐसा पॉइंट जहां से कई सारे रेज निकलते हैं और उसकी वजह से वो सब में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हम कॉमन वर्टेक्स कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस फिगर में स्टूडेंट ये जो है ये एक ऐसी सतह है जहां से तीनों रेज निकल रही हैं, OA, OB और OC, यानी OA आर्म, OB आर्म और OC आर्म, यानी OA भुजा, OB भुजा और OC भुजा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सब में कॉमन है, इस वजह से इसे हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ध्यान रखें आप, कॉमन वर्टेक्स। तो ये कैसा वर्टेक्स है, कॉमन है ना, क्योंकि ये सब में आ रहा है, इसलिए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन नहीं होता तो सीधा वर्टेक्स कहलाता। अब हम बात करेंगे कॉमन आर्म की। देखो कॉमन आर्म इसमें से कौन है, आप ही बताओ हमें। AOC में कॉमन आर्म कौन है, C है, OB। वेरी गुड, OB है। देखो AOC और AOB, अगर इस दोनों को आप देखो तो इस दोनों में आपको OB तो दोनों में आ रहा है ना, इसका मतलब ये कॉमन आर्म हो गया, यानी कि सामान्य भुजा। अब अगला ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर समझने में, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझें। बोलने में थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, टॉन्सिल थोड़ा सा हमको लग रहा है चल रहा। नन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, ओके। अब देखो ये कहने का सेंस क्या है, पहले तो आप इसको समझो कि दिस मीनिंग क्या ये आपको क्रिएट कर रहा है। दैट इज अ गाइज, आई से नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, दैट मीन, ये कहने का सेंस हुआ कि हमें ऐसा आर्म भी इसमें होनी चाहिए, किस लिए, एडजेसेंट एंगल के लिए, जो कि आइदर साइड एक दूसरे के विभिन्नता प्रदर्शित करने वाले, डिफरेंस को क्लियर करता। अब तक तो हम देख रहे थे कॉमन वाली बात, लेकिन हमें ये बताओ कि इस दोनों एंगल्स में ऐसे कौन से आर्म्स हैं जो कि दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि OA एक ऐसा आर्म्स है जो कि BOC में विभिन्नता कर रहा है, OC एक ऐसा आर्म्स है जो कि एंगल AOB में मैच नहीं कर रहा है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है। इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो
कॉमन वर्टेक्स 0, कॉमन आर्म OB, ये वाला मैं पूरा बता रहा हूं, और आर्म OA और OC। अब ये तीसरा पॉइंट क्या मैं बता रहा हूं, नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, इसके बारे में। आर्म OA और OC, ध्यान रखें, OA और OC, नॉट कॉमन आर्म। क्या ये कॉमन आर्म है? नहीं है, इस वजह से इसको ऐसे बराबर करके काट दिया गया, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि कॉमन आर्म नहीं है। इस तरह का अगर कहीं भी आपको चीजें दिखती हैं तो सीधा सा समझ जाना कि एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहां से आपको काफी हेल्प प्रोवाइड होगा और उसके सॉल्यूशन में भी आपको मदद मिलेगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 3 को जानेंगे, इसके आगे इसको रेगुलर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।